दिसंबर अब आ चुका था, जहाँ हर तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों के साथ साथ क्रिसमस की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हालांकि हैरी, रॉन और हरमाइनी अभी भी निकोलस फ्लेमेल को लाइब्रेरी में किताबों के ढेर में ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। क्रिसमस की सुबह हैरी को हैरानी तो तब हुई जब उसने पाया कि उसे किसी ने तोहफे में एक अदृश्य चोगा भेजा था। जहाँ वीजली भाइयों के साथ शानदार क्रिसमस मनाने के बाद वो उसी रात अदृश्य चोगे को पहनते हुए निकोलस फ्लेमेल को ढूंढते हुए एक ऐसे आईने से टकराया जिसके अंदर उसने पहली बार अपने माता पिता के साथ साथ पूरे पॉटर परिवार को देखा। हालांकि डम्बलडोर ने उसे समझाया कि सपनों की दुनिया में रहकर असली दुनिया को भूल जाना कोई अच्छी बात नहीं है, जिसके चलते वो उस आईने को भूलते हुए भरी बारिश के मौसम में अपनी दूसरी क्विडिच मैच को खेलने के लिए उतरा। जहाँ एक कमाल का गोता मारते हुए उसने सुनहरी गेंद तो पकड़ ली, लेकिन अपनी झाड़ू को वापस रखते हुए उसने स्नेप और कुरिल को अंधेरे जंगल में किसी बात को लेकर बहस करते हुए पाया। उसने तुरंत ही रॉन और हरमाइनी को ये सारी बात बताई कि कैसे स्नेप कुरिल को धमका रहा है उन चीजों को लेकर जो पारस पत्थर की रक्षा कर रही है। अब ना जाने कब तक घबराया हुआ कुरिल उन सारी बातों को एक राज ही रख पाएगा। Chapter 14 नॉर्बर्ट द नॉर्वेजियन रिचबैक। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने जितना सोचा था क्विरिल उससे भी बहुत बहादुर निकला। हालांकि हफ्ते दर हफ्ते वो अब और भी ज्यादा दुबला पतला हो रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने हार मान ली है। हर बार जब भी वो लोग तीसरी मंजिल के पास से गुजरते थे तब वो दरवाजे पर कान लगाकर सुना करते थे कि फ्लफी अब भी गुर्रा रहा है कि नहीं। स्नेप के उकड़े हुए मूड को देखते हुए उन्हें ये तो पता चल रहा था कि पत्थर अभी भी सेफ है। जब जब हैरी क्विरिल के पास से गुजर रहा था तब वो उनकी ओर देख मुस्कुराने लगा था। वही रॉन ने भी अब सबको बता दिया था कि वो लोग क्विरिल के हकलाने का मजाक ना उड़ाए। हालांकि हरमाइनी के दिमाग में पारस पत्थर के अलावा भी बहुत सारी चीजें घूम रही थी। वो अपने रिवीजन का नया टाइम टेबल बनाते हुए अपने नोट्स की कलर कोडिंग कर रही थी। जहाँ परेशानी तो ये थी कि इन चीजों को करने के लिए वो हैरी और रॉन के भी पीछे पड़ रही थी। हरमाइनी, एग्जाम्स के लिए अभी बहुत समय है। नहीं, 10 हफ्ते, बस 10 हफ्ते बचे हैं। ये तो निकोलस फ्लेमेल के लिए बस कुछ सेकंड्स के बराबर का समय है, लेकिन हम 600 साल के नहीं है हरमाइनी। और वैसे भी तुम रिवीजन क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ आता है। रिवीजन क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें एहसास भी है कि सेकंड ईयर में जाने के लिए ये एग्जाम कितने इम्पोर्टेंट है? मुझे तो 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। ना जाने मुझे हुआ क्या था। सभी टीचर्स भी हरमाइनी की तरह सोच रहे थे। उन्होंने सभी को इतना होमवर्क दे दिया था जिसके चलते ईस्टर हॉलीडेज उतने मजेदार नहीं रहे जितना क्रिसमस था। आराम से बैठ पाना मुश्किल था। जब आपके पास हरमाइनी ड्रैगन के खून से जांचे जाने वाले प्रयोग कर रही हो या छड़ी को घुमाने की प्रैक्टिस कर रही हो, आलस का सहारा लेते हुए हैरी और रॉन उसके साथ ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताने लगे और अपने ढेर सारे होमवर्क को खत्म करने की कोशिश करने लगे। एक ऐसी ही सुबह जब मौसम पूरी तरीके से साफ और गर्मियों के आने के संकेत दे रहा था, तब रॉन पूरी तरीके से परेशान हो गया। मुझसे ये नहीं होगा। वही हैरी 1000 मैजिकल हर्ब्स एंड फंगी में डिटेनी को ढूंढ रहा था। हैग्रिड, तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैग्रिड अपने हाथों के तले पीठ के पीछे कुछ छुपाए हुए आया था। हम तो बस ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं अब तक निकोलस फ्लेमेल को तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, ओह, वो तो हमने सदियों पहले ही पता लगा लिया। और हम ये भी जान रहे हैं कि वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। वो तो पारस उसके बारे में चिल्लाकर बात मत करो। तुम्हें हो क्या गया है भाई? एक्चुअली हैग्रिड, हम जानना चाहते थे कि फ्लफी के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पत्थर की रखवाली कर रही है। सुनो, हमें बाद में मिलो। हम वादा नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ बताएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर हल्ला मत मचाओ। स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। सभी को लगेगा कि हमने तुम्हें बताया है। ओके, सी यू लेटर देन हैग्रिड। उसने भला अपने पीठ के पीछे क्या छुपाया था? क्या तुम्हें लगता है कि इसका पत्थर के साथ कुछ लेना देना है? रुको, मैं देख के आता हूँ वो लाइब्रेरी के किस सेक्शन में गया है। ठीक 1 मिनट के बाद रॉन अपने हाथों में किताबों को लेकर लौट आया और उसने उन्हें टेबल पर ही पटक दिया। ड्रैगन्स। हैग्रिड ड्रैगन्स पर लिखी गई किताबों को देख रहा था। जरा इन पर नजर डालो। ड्रैगन स्पीशीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, फ्रॉम एग टू इन्फर्नो, अ ड्रैगन कीपर्स गाइड। हैग्रिड हमेशा से ही एक ड्रैगन को पालना चाहता था। जब हम पहली बार मिले थे तब उसने बताया था, लेकिन ये गैर कानूनी है हैरी। सब जानते हैं कि 1709 के वॉरलॉक कन्वेंशन में ड्रैगन्स को पालना गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वैसे भी आप कभी ड्रैगन को पालतू नहीं बना सकते। उन्हें छुपाना खतरनाक है। तुम्हें जरूर देखना चाहिए कि रोमानिया में ड्रैगन्स के कारण चार्ली कहां से जल चुका है। लेकिन ब्रिटेन में जंगली ड्रैगन्स नहीं होंगे? बिल्कुल है, कॉमन ब्लेश ग्रीन और हर्बेडियन ब्लैक्स। मैं तुम्हें बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को उन्हें छुपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। उन्हें उन मगलुओं पर जादू करना पड़ता है जिन्होंने ड्रैगन्स को देखा है, ताकि वो भूल जाए कि ड्रैगन जैसे जीव भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हैग्रिड आखिरकार चाहता क्या है? तकरीबन 1 घंटे के बाद जब उन्होंने हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो वो देख के हैरान हो चुके थे कि झोपड़ी के सारे पर्दे बंद थे। कौन है वहाँ? जब उन तीनों की आवाज सुनते ही उसने उन तीनों को अंदर लेते हुए दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। हालांकि आज दिन भर बहुत गर्मी होने के बावजूद हैग्रिड की झोपड़ी में काफी गर्माहट थी। चिमनी में
आग सुलग रही थी। जहाँ हैग्रिड ने उन्हें चाय और सैंडविच ऑफर किए जिसे उन्होंने मना कर दिया। तो तुम लोग हमसे कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लफी के अलावा पारस पत्थर की रक्षा और कौन कौन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हम खुद भी नहीं जानते, और दूसरी बात तुम लोग पहले से ही बहुत कुछ जान चुके हो, इसीलिए हम अगर जानते भी तब भी तुम्हें कुछ नहीं बताते। वो पत्थर यहाँ पर अच्छी वजह से है, उसे ग्रिंगॉट से लगभग चुरा ही लिया था। वैसे हम समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार तुम्हें फ्लफी के बारे में पता भी तो कैसे चला भाई। ओह हैग्रिड, रहने भी दो, हम तुम्हें नहीं बताना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें कहाँ क्या चल रहा होता है सब कुछ पता होता है। हैग्रिड हल्का सा मुस्कुराने लगा। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि रखवाली का इंतजाम किस किस ने किया है। डंबलडोर ने तुम्हारी मदद लेने के अलावा और किस पर भरोसा किया होगा? हालांकि ये सुनते ही हैग्रिड का सीना चौड़ा हो गया। अच्छा, हमें नहीं लगता कि तुम्हें बताने से कोई नुकसान होगा। देखो, उन्होंने फ्लफी को हमसे उधार लिया है, फिर कुछ टीचर्स ने भी जादू किया है, प्रोफेसर स्प्राउट, फ्लिटविक, प्रोफेसर मैकगोनागल, क्विरल ने भी, और जाहिर है प्रोफेसर डंबलडोर ने भी कुछ किया है। और हम किसको भूल रहे हैं? और हाँ, स्नेप, प्रोफेसर स्नेप ने भी। स्नेप? हाँ, क्या तुम अभी भी स्नेप के पीछे तो नहीं हो? वो उसे चुराना नहीं चाहता, बल्कि वो तो उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। हैरी जान रहा था कि रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे हैं कि अगर स्नेप भी अगर उनकी मदद कर रहा है तो उसे पता होगा कि बाकी के टीचर्स ने पत्थर की सुरक्षा के लिए कौन सा मंत्र इस्तेमाल किया है। शायद वो सब जान रहा था, बस क्विरल के मंत्र और फ्लफी को पार करने के अलावा। तुम एक लौते ऐसे इंसान होगे जिसे पता होगा कि फ्लफी को पार कैसे किया जाता है, क्यों हैग्रिड? और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई, किसी भी टीचर्स को नहीं, है ना? हमारे और डंबलडोर के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता। फिर तो सही है। हैग्रिड, क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? मैं अब उबला जा रहा हूँ। नहीं खोल सकते हैरी, सॉरी। हैरी ने देखा तो हैग्रिड आग के अंदर झांक रहा था। वो क्या है हैग्रिड? लेकिन कहीं न कहीं वो जान रहा था कि वो क्या है। आग के बीचों बीच केटली के नीचे एक काला अंडा था। वो एक्चुअली, ओह, तुम्हें ये कहाँ से मिल गया हैग्रिड? ये तो बहुत महंगा होगा। वो हमने इसे एक शर्त में जीता है। कल रात हम गाँव में कुछ ड्रिंक्स पीने गए थे और वहाँ एक अजनबी के साथ ताश खेलने लगे। कसम से हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो तो इससे छुटकारा पाकर काफी खुश था, लेकिन अंडे के फूट जाने के बाद तुम इसका करोगे क्या हैग्रिड? वो हम कुछ किताबें पढ़ रहे थे। उसने अपने तकिए के नीचे से एक किताब निकाली। देखो, ये ड्रैगन्स ब्रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट। ये थोड़ी पुरानी है लेकिन इसमें सब कुछ है। अंडे को आग में रखो क्योंकि उसकी माँ उसे फूंक मारती है, और जब ये अंदर से बाहर आ जाए तब इसे हर आधे घंटे में आधी बाल्टी में ब्रांडी के साथ चिकन का खून मिला कर दो। और यहाँ देखो अलग अलग अंडों को कैसे पहचाना जाए। हमारे पास जो है वो नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन है। ये काफी रेयर होते हैं। लेकिन हैग्रिड, तुम लकड़ी के घर में रहते हो। लेकिन हैग्रिड उसे बिना सुने बस आग को हिलाते हुए गुनगुना रहा था। सो अब मिला जुला कर उनके पास चिंता करने के लिए एक और चीज थी। अगर किसी को पता चला कि हैग्रिड की झोपड़ी में एक ड्रैगन का अंडा है तो उसका क्या ही होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शांति भरी जिंदगी कैसी होती होगी। बहुत सारे होमवर्क के चलते हरमाइनी ने अब उन दोनों के लिए भी पढ़ने का एक टाइम टेबल बना दिया था, जिसके चलते वो दोनों अब पगला रहे थे। जहाँ ऐसे ही एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर हेडविग हैरी के लिए हैग्रिड की एक चिट्ठी लेकर आई जिसमें बस एक लाइन लिखी हुई थी, वो बाहर निकल रहा है। रॉन अब हर्बलॉजी के क्लास को बंक मारते हुए सीधा हैग्रिड के पास जाना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हरमाइनी इसके लिए तैयार नहीं थी। हरमाइनी, जिंदगी में कितनी बार भला ड्रैगन को पैदा होते हुए देखने का मौका हमें मिलता है, लेकिन अभी हमारा लेसन है। और वैसे भी जरा सोच के देखो, अगर किसी को पता चल गया कि हैग्रिड क्या कर रहा है तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। चुप हो जाओ। मैल्फॉय बस उनसे थोड़ी दूरी पे शांति से खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। हर्बलॉजी क्लास में जाने तक रॉन और हरमाइनी बहस करते रहे, लेकिन फाइनली हरमाइनी मान गई कि वो सुबह की छुट्टी में हैग्रिड के यहाँ पर उनके साथ भाग के चलेगी। जैसे ही महल में क्लास के खत्म होने की घंटी बजी, वो लोग तुरंत ही मैदान से होते हुए जंगल के किनारे पे आ गए। वो लगभग बाहर आ चुका है। अंडा ठीक टेबल के बीच में रखा हुआ था। उसमें कुछ दरारें पड़ी हुई थी और अंदर से मानो खटखट की आवाज आ रही थी। चारों के चारों टेबल के नजदीक बढ़े, लेकिन तभी एक मानो बड़ा सा धमाका हुआ और अंडा फूटकर उसमें से निकला हुआ एक ड्रैगन का बच्चा टेबल पर बिखर चुका था। जहाँ उसके छींकते ही उसके नाक से इक्का दुक्का चिंगारी बाहर निकली। ओह, देखो तो जरा, ये कितना सुंदर है। देखो देखो भाई, इसने अपनी मम्मी को पहचान लिया। हैग्रिड, नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन कितनी तेजी से बढ़ता है। हैग्रिड जवाब देने वाला था, लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग मानो उड़ गया। उसने खिड़की की ओर देखा। क्या बात है हैग्रिड? वहाँ पर्दे की दरार से कोई देख रहा था। एक बच्चा था, वो स्कूल की ओर वापस भाग रहा है। हैरी ने तुरंत देखा और वो समझ गया, मैल्फॉय ने ड्रैगन को अब देख लिया है।
अगला हफ्ता आते आते मैल्फॉय के चेहरे पर अब एक ऐसी मुस्कान आ चुकी थी जिसे देख हैरी, रॉन और हरमाइनी काफी परेशान होने लगे थे। वो ज्यादातर अब अपना समय हैग्रिड की अंधेरे में लिपटी हुई झोपड़ी में बिताने लगे थे ताकि वो उसे समझा पाए, इसे आजाद कर दो, इसे जाने दो, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अभी बहुत छोटा है, ये मर जाएगा। उन्होंने ड्रैगन की ओर देखा जो कि वो ड्रैगन एक ही हफ्ते में मानो 3 गुना बड़ा हो चुका था। उसकी नाक से कंटिन्यूअसली धुआं बह ही रहा था। हैग्रिड अपनी रखवाली के काम को भी मानो भूल चुका था क्योंकि अब वो बस ड्रैगन की देखभाल करने लगा था। पर इसकी चारों ओर ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्गियों के पंख बिखरे हुए थे। हमने तय किया है कि इसका नाम नॉर्बर्ट होगा। ये सच में अब हमें पहचानने लगा है। देखो नॉर्बर्ट, नॉर्बर्ट, मम्मी कहा है इसका दिमाग जल चुका है। हैग्रिड, तुम और इसे 15 दिन रखोगे तो ये तुम्हारे घर से बड़ा हो जाएगा। मैल्फॉय कभी भी डंबलडोर के पास जा सकता है। हम जान रहे हैं कि हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते, लेकिन हम इसे ऐसे ही कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते। हैरी अचानक रॉन की ओर मुड़ा। चार्ली, तुम्हारा दिमाग भी जल चुका है क्या? मैं रॉन हूँ, याद है? नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा भाई चार्ली जो रोमानिया में ड्रैगन्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं जहाँ वो उसकी देखभाल कर सकता है, फिर बड़ा होते ही वो उसे जंगल में वापस भेज देगा। बढ़िया, इसके बारे में क्या ख्याल है हैग्रिड? जैसे तैसे आखिर में हैग्रिड तैयार हो ही गया जो कि वो लोग चार्ली के पास उल्लू भेजते हुए उसे पूछ सके। एक और हफ्ता गुजर गया। बुधवार की रात हरमाइनी और हैरी कॉमन रूम में अकेले बैठे थे। बाकी सभी लोग ऑलरेडी बेड पर जा चुके थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक पोर्ट्रेट होल खुला और वहाँ पर रॉन प्रकट हो गया। उसने हैरी के अदृश्य जोगी को उतारा जो कि वो हैग्रिड के पास नॉर्बर्ट को भेजने की तैयारी में गया था। जहाँ नॉर्बर्ट अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो अब बक्से भर भर के मरे हुए चूहे खाने लगा था। उसने मुझे काट लिया। जहाँ रॉन ने अपने खून से भरे हुए हाथों को रुमाल से हटाते हुए दिखाया। अब मैं तकरीबन एक हफ्ते तक कलम को पकड़ भी नहीं पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक ड्रैगन जितना खतरनाक जानवर नहीं देखा। हालांकि हैग्रिड उसे ऐसे बात करता है मानो वो नन्ना मुन्ना सा खरगोश का बच्चा हो। जब उसने मुझे काटा तो हैग्रिड उल्टा मुझे ही डांटने लगा कि मैंने नॉर्बर्ट को डरा दिया। जब मेरे निकलते ही हैग्रिड उसे लोरी सुना रहा था। हेडविग शायद चार्ली का जवाब लेकर आई है। डियर रॉन, तुम कैसे हो? लेटर के लिए थैंक्स। मुझे नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन रखने में खुशी होगी, लेकिन उसे यहाँ तक लाना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि तुम उसे मेरे दोस्तों के साथ भिजवा दो तो जो मुझे मिलने के लिए अगले हफ्ते आ ही रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि उन्हें गैर कानूनी ड्रैगन लाते हुए कोई देख न ले। क्या तुम शनिवार को आधी रात के समय ड्रैगन को सबसे ऊंचे टावर पर ले जा सकते हो? वो तुम्हें वहाँ मिल सकते हैं और अंधेरे में ही वो उसे ले जा सकते हैं। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। लव, चार्ली। हमारे पास अदृश्य चोगा है। ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक चोगा इतना बड़ा तो जरूर है कि हम दोनों को और नॉर्बर्ट को ढक ले। उन दोनों की मंजूरी के साथ ये पता चल रहा था कि पिछला हफ्ता कितना मुश्किल था। नॉर्बर्ट और मैल्फॉय से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। हालांकि एक प्रॉब्लम थी। रॉन की जिस उंगली को नॉर्बर्ट ने काटा था वो अगली सुबह तक सूजकर 2 गुना मोटी हो चुकी थी। रॉन नहीं जान रहा था कि क्या मैडम पॉम्फ्री के पास जाना ठीक रहेगा और क्या मैडम पॉम्फ्री ड्रैगन के काटने के निशान को पहचान तो नहीं लेगी। ऑल्दो दोपहर होने तक उसके पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि उसकी उंगली अब हरी पड़ चुकी थी। ये बात तो तय थी कि नॉर्बर्ट के दांत तो जहरीले है। हैरी और हरमाइनी तुरंत ही भागते हुए हॉस्पिटल विंग में गए जहाँ रॉन उन्हें बुरी हालत में मिला। ये सिर्फ हाथों की बात नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये अभी बस टूट के गिरने वाला है। मैल्फॉय आया था। उसने मैडम पॉम्फ्री से कहा कि वो मुझसे किताब लेना चाहता है ताकि वो अंदर आके मुझ पर हंस सके। जहाँ वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो मैडम पॉम्फ्री को सचमुच बता देगा कि मुझे किसने काटा है। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुत्ते ने काटा है। लगता नहीं कि उन्हें मुझ पर भरोसा हुआ होगा। मुझे मैल्फॉय को क्विडिच मैच के दौरान नहीं मारना चाहिए था। वो उसी के चलते ये सब कुछ कर रहा है। हैरी और हरमाइनी ने रॉन को शांत करने की कोशिश की। शनिवार की आधी रात तक रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि इस बात को सुनकर भी रॉन को कोई राहत नहीं मिली। वो तो उल्टा पसीना पसीना हो चुका था। शनिवार आधी रात को मुझे अभी अभी याद आया, मैल्फॉय उसी किताब को लेकर गया है जिसके अंदर चार्ली की चिट्ठी थी। उसे पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि हैरी और हरमाइनी कुछ कहे, मैडम पॉम्फ्री ने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया, यह कहकर कि रॉन को नींद की जरूरत है। प्लान चेंज करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे पास इतना समय है ही नहीं कि हम चार्ली के पास एक नए खत भेजे। क्या पता नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ाने का ये आखिरी मौका हो। हमें ये रिस्क लेना ही होगा। और वैसे भी हमारे पास अदृश्य चोगा है। मैल्फॉय को उसके बारे में तो नहीं पता है। जब इन सारी बातों को वो दोनों हैग्रिड को बताने के लिए पहुंचे तब उन्होंने पाया कि फैंग हैग्रिड की झोपड़ी के बाहर रखवाली कर रहा था। वही हैग्रिड खिड़की से उनसे बात कर रहा था। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। नॉर्बर्ट अभी गुस्से में है। वैसे ऐसा कुछ नहीं जो हम संभाल नहीं सकते। जब उन्होंने उसे चार्ली की चिट्ठी के बारे में बताया तब उसकी आंखों में मानो आंसू भर गए। हालांकि वो आंसू किस वजह से थे ये बताना मुश्किल था क्योंकि नॉर्बर्ट ने उसके जूते को काट लिया था।
उसने बस हमारा जूता ही तो काटा है, यूं ही खेल रहा है, आखिर बच्चा ही तो है। लेकिन तभी उस बच्चे ने दीवार पर अपनी पूंछ मारी, जिसके चलते पूरा घर ही हिल गया। हैरी और हरमाइनी लौटते हुए सोच रहे थे कि आखिरकार शनिवार जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। जब नॉर्बर्ट को अलविदा कहने का समय आया तब वो लोग हैग्रिड की हालत को देखकर बुरा महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें याद आ रहा था कि नॉर्बर्ट को भेजने के लिए उन्हें अभी क्या क्या करना था। अंधेरी काली रात में उन्हें हैग्रिड की झोपड़ी तक पहुंचने में देर हुई, क्योंकि पीव्स एंट्रेंस हॉल के दरवाजे के साथ टेनिस खेल रहा था। हैग्रिड ने एक बड़े बक्से में नॉर्बर्ट को पैक करते हुए रेडी कर दिया था। हमने उसके सफर के लिए थोड़े चूहे और ब्रांडी रख दी है, और हाँ, हमने उसका टेडी बेयर भी रख दिया है ताकि वो अकेलापन महसूस न करे। कुछ ही मिनट्स में बक्से के अंदर से खतरनाक आवाजें आने लगी थी, मानो नॉर्बर्ट ने अभी अभी उस टेडी बेयर का काम सेट कर दिया था और उसका सर मानो फाड़ कर निकाल दिया हो। बाय बाय नॉर्बर्ट। हैरी और हरमाइनी ने बक्से को अदृश्य चोगे से ढक लिया और वो भी उसके अंदर आ गए। मम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। वो नहीं जान रहे थे कि आखिरकार वो नॉर्बर्ट के बक्से के साथ महल तक कैसे पहुंचे, जहाँ घुमावदार सीढ़ियों को चढ़ते हुए अब आधी ही रात हो चुकी थी और लंबी सीढ़ियों को पार करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। हैरी के शॉर्टकट से भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था, बस पहुंच गए। जब वो लोग महल के सबसे ऊंचे टावर तक ही पहुंचे थे तब हुई अचानक सी हलचल से उनके हाथों से नॉर्बर्ट का बक्सा फिसल गया। हालांकि जैसे तैसे बक्से को संभालते हुए उन्हें याद आया कि वो तो अदृश्य है, जहाँ तुरंत ही साए में छुपते हुए वो उन दो लोगों को घूरने लगे जो टॉप टावर पे मौजूद थे, जहाँ प्रोफेसर मैकगोनागल मैलफॉय का कान पकड़ते हुए उसे डांट लगा रही थी। डिटेंशन और 20 पॉइंट्स नाक शक्ति से काट लिए जाते हैं। आधी रात को स्कूल में घूम रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप समझ नहीं रही है प्रोफेसर, हैरी पॉटर आने वाला है, उसके पास ड्रैगन है। क्या बकवास है, तुम इतना बकवास झूठ कैसे बोल सकते हो मैलफॉय? चलो चलो, अब मैं सीधा तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नेप से बात करूंगी। जहाँ इस कमाल के नजारे को देखने के बाद टॉप टावर पे जाते हुए उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जहाँ सबसे ऊंची छत पर पहुंचते ही उन्होंने अदृश्य चोगे को उतार वहीं पर फेंक दिया और खुली खुशी से भरी हुई सांस ली। क्या बात है, मैलफॉय को सजा मिल गई, क्या बात है। अगले 10 मिनटों तक वो मैलफॉय पर हंसते हुए वहीं पर राह देखने लगे, जहाँ नॉर्बर्ट अब मानो बक्से के अंदर से कूदने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में अंधेरे काले साये में से 4 जादुई झाड़ुए उनके सामने आए। ठीक चार्ली की बातों की तरह उसके दोस्त भी काफी खुशमिजाज थे। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को वो रस्सी दिखाई जिससे वो नॉर्बर्ट को झुला कर ले जाने वाले थे। जहाँ नॉर्बर्ट की रस्सी को बांधने के बाद दोनों ने सभी से हाथ मिलाते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। एंड फाइनली नॉर्बर्ट जा रहा है एंड ही इज गॉन। वो एक बार फिर से घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे, जहाँ अब उनका दिल इतना हल्का हो चुका था जितने के उनके हाथ। अब कोई ड्रैगन नहीं था, मैलफॉय को भी सजा मिल चुकी थी। अब क्या ही होगा जो उनकी खुशियों को छीन सके? जहाँ इसका जवाब उन्हें नीचे उतरते ही मिल गया। ना जाने कहां से मगर फिल्च उनके सामने आया, जहाँ उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी। वेल अब तो हम फंस गए। वो अपने अदृश्य चोगे को टॉप टावर पर ही छोड़ आए थे। चैप्टर 15 द फोरबिडन फॉरेस्ट। फिल्च उन्हें प्रोफेसर मैकगोनागल की स्टडी रूम में ले आया, जहाँ वो एक दूसरे से बिना कुछ बोले वहाँ पर बस बैठ गए। जहाँ हरमाइनी बस कांप रही थी। वही लंबी लंबी मनगढ़ंत कहानियों के साथ बचने के कुछ न कुछ तो तरीके के आइडियाज हैरी के दिमाग में टकरा रहे थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वो कैसे बचेंगे। उनसे आखिरकार इतनी बड़ी बेवकूफी हुई भी तो कैसे? वो अदृश्य चोगे को भूल कैसे गए? प्रोफेसर मैकगोनागल रात को घूमने के किसी भी बहाने को नहीं सुनेगी। एस्ट्रोनॉमी के सबसे ऊंचे टावर पर जाने की बात को तो छोड़ ही दो। जहाँ अगर नॉर्बर्ट की बात को उसमें मिला दे तब तो उन्हें अपने संदूकों को अब पैक ही कर लेना चाहिए। जब हैरी को ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, तभी प्रोफेसर मैकगोनागल नेविल के साथ आई। हैरी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था ताकि मैं बता पाऊं कि मैलफॉय तुम्हें पकड़वाने वाला है। मैंने मैलफॉय को कहते हुए सुना कि तुम्हारे पास ड्रैग। हैरी ने तुरंत ही अपना सर जोर जोर से हिलाया, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल ने ये देख लिया था। जब उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि अब वो नॉर्बर्ट से भी ज्यादा तेजी से आग उगलने वाली है। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर फिल्च कह रहे थे कि आप लोग एस्ट्रोनॉमी के टॉप टावर पे गए थे। रात का 1 बज रहा है, कोई सफाई देनी है? जिंदगी में पहली बार हरमाइनी के पास टीचर के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं समझ पा रही हूँ कि क्या हुआ। तुम लोगों ने जानबूझ के मैलफॉय को कोई ऐसी ड्रैगन की मनगढ़ंत कहानी बताई जिसके चलते वो अपने बेड से बाहर निकलकर और मुसीबत में पड़ जाए। मैंने पहले ही उसे पकड़ लिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी झूठी कहानी को लॉन्ग बॉटम ने भी सुन लिया और उसके ऊपर विश्वास कर लिया। आप दोनों को तो ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी, है ना? हैरी अब बस नेविल को उसकी ओर देखते हुए अपनी आंखों से ये समझाने में लगा था कि ये सच नहीं है। बेचारा नेविल ना जाने अंधेरे में उन्हें चेतावनी देने के लिए कब से घूम रहा था। आई एम डिस्गस्ट। एक ही रात में 4 स्टूडेंट्स बेड से बाहर, मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप मिस ग्रेंजर, मुझे लगता था कि आप समझदार है। और पॉटर तुम, मुझे लगता था कि गरुड़ द्वार तुम्हारे लिए इससे ज्यादा मायने रखता होगा। आप तीनों को
हाँ हाँ, लॉन्ग बॉटम, आपको भी डिटेंशन मिलेगी। कोई भी चीज तुम्हें इतनी रात को घूमने की इजाजत नहीं देती। ये बहुत खतरनाक है, खासकर इन दिनों गुरुद्वार के 50 पॉइंट काट लिए जाते हैं। 50 हर एक के। पर प्रोफेसर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। पॉटर, तुम मुझे ना ही बताओ तो अच्छा ही होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब आप सभी अपने बिस्तर पे जाओगे। मुझे इससे पहले गुरुद्वार के स्टूडेंट्स पर इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। 150 पॉइंट्स कम हो चुके थे, जिसके चलते गुरुद्वार अब सबसे आखिर में आ चुका था। एक ही रात में उन्होंने हाउस चैंपियनशिप को जीतने के सारे मौके खत्म कर दिए थे। हैरी उस रात सो नहीं पाया। उसे नेविल के रोने की आवाज भी आ ही रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार नेविल से कहेगा भी तो क्या। वो जान रहा था नेविल भी सुबह होने से डर रहा था। क्या होगा जब बाकी के गुरुद्वार के स्टूडेंट्स को इनकी करतूतों के बारे में पता चलेगा। हाउस के पॉइंट्स जिस कांच की दीवारों पर लिखे जाते थे, वहाँ पर जब गुरुद्वार के स्टूडेंट्स ने देखा तब तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद कोई गड़बड़ हो चुकी है। कल से आज के बीच में 150 पॉइंट्स अचानक से कम कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर कहानियां फैलना शुरू हो गई। हैरी पॉटर, वही मशहूर हैरी पॉटर जो 2 क्विडिच मैच का हीरो था, उसने सारे पॉइंट्स गवा दिए थे। उसने और 2 और फर्स्ट ईयर्स के बेवकूफ स्टूडेंट्स ने, जहाँ गुरुद्वार के साथ साथ मेहनत कस्ट और चील गाग के स्टूडेंट्स भी हैरी को नफरत की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था कि नाग शक्ति हाउस कप जीते। जब हर तरफ से सभी स्टूडेंट्स जब भी गुजर रहे थे, तब वो हैरी को अब नफरत भरे ताने मारने लगे थे। वही नाग शक्ति के स्टूडेंट्स बस उसके पास से गुजरते हुए उसे कह रहे थे, थैंक्स पॉटर, तुमने हमें जिता दिया। बस रॉन ने उसका साथ दिया। छोड़ो भी, कुछ ही हफ्तों में सब लोग भूल जाएंगे। फ्रेड और जॉर्ज ने भी कई दफा पॉइंट्स गवाए हैं, लेकिन फिर भी देखो सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी एक ही झटके में 150 पॉइंट्स नहीं गवाए होंगे, है ना? वेल, हाँ, ये तो सच है। अब बिगड़ते हुए हालातों को सुधारने में बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हैरी ने ये कसम खा ली कि वो आज से ऐसे मामलों में अपनी टांग नहीं घुसाएगा जिसका उसके साथ कोई लेना देना ना हो। अब से इधर उधर की जासूसी करना बंद। वो तो इतना शर्मिंदा हो चुका था कि वो वुड के पास चला गया क्विडिच टीम को इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा? लेकिन अगर हम आगे खेलेंगे नहीं तो पॉइंट्स को वापस कमाएंगे कैसे हैरी? लेकिन अब क्विडिच का मजा भी खत्म हो चुका था, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान बाकी की टीम उससे बात नहीं कर रही थी। जहाँ अगर उन्हें उसे बुलाना भी हो तो वो उसे खोजी कहकर पुकारने लगे थे। हरमाइनी और नेविल की हालत भी खराब ही थी। हालांकि हैरी जीतने नहीं, क्योंकि वो लोग उतने मशहूर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनसे भी कोई बात नहीं कर रहा था। हरमाइनी ने अब क्लास का ध्यान अपने ऊपर खींचना बंद कर दिया था। वो बस नीचे देखते हुए अपना काम करती रहती थी। हालांकि एग्जाम सब ज्यादा दूर नहीं थे, जिसके चलते हैरी थोड़ा बहुत खुश हुआ, क्योंकि रिवीजन का काम इतना था कि वो बाकी की सभी चीजों से अपना ध्यान भटका सकता था। वो, हरमाइनी और रॉन एक साथ रहते थे और देर रात तक जागते हुए कॉम्प्लिकेटेड काढ़ों की इंग्रेडिएंट्स को याद करने की कोशिश करते थे। चार्म्स के साथ साथ मंत्रों को भी याद करना पड़ता था। वही इसके अलावा मैजिकल डिस्कवरीज और गॉब्लिन रिविलियन की डेट्स भी याद करना बहुत जरूरी था। जहाँ ठीक एग्जाम्स के शुरू होने के एक हफ्ते पहले हैरी के दूसरों के मामले में टांग न अड़ाने की कसम का टेस्ट हुआ। एक दोपहर उसने लाइब्रेरी से लौटते हुए एक क्लासरूम के पास किसी की फुसफुसाहट सुनी। जहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे पता चला कि ये क्विरिल की आवाज थी। नहीं, दोबारा नहीं, प्लीज। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई धमकी दे रहा था। ठीक है। इतना कहकर ही अगले ही पल क्विरिल अपनी पगड़ी को ठीक करते हुए रोनी सी सूरत के साथ क्लासरूम से बाहर निकलते हुए वहां से निकल गया। जहाँ हैरी को पता था कि क्विरिल ने उसे देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके जाने के कुछ ही पलों के बाद हैरी ने क्लासरूम के अंदर झांका, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन एक तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर जाना चाहा, लेकिन उसे याद आया कि उसने किसी के भी मामले में टांग न अड़ाने की कसम खाई है। लेकिन फिर भी वो 12 पारस पत्थरों को दाव पे लगाते हुए कह सकता था कि वहाँ से स्नेप ही निकला है। जहाँ लग तो ऐसा रहा था कि क्विरिल ने फाइनली हार मान ली है। हैरी वापस लाइब्रेरी में दौड़ते हुए गया, जहाँ पर हरमाइनी रॉन के एस्ट्रोनॉमी का टेस्ट ले रही थी। उसने उन दोनों को सब कुछ बता दिया। तो आखिरकार स्नेप ने कर ही दिया। क्विरिल ने उसे शायद बता ही दिया होगा कि उसके गुप्त कलाओं के मंत्रों को कैसे तोड़ा जाए। अभी फ्लफी बचा है, क्या पता स्नेप ने हैग्रिड को बिना पूछे ही ये पता लगा लिया होगा कि उसे कैसे पार किया जाए। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इन हजारों किताबों में एक तो किताब होगी जो ये बता पाए कि फ्लफी जैसे कुत्ते को पार कैसे किया जाए। अरे यार, अब हम करे भी तो क्या हैरी, जाइए। कहते हुए रॉन की आंखों में एक नए एडवेंचर की चमक थी। लेकिन हैरी के जवाब देने से पहले ही हरमाइनी ने कहा, डंबलडोर के पास जाओ, हमें ये कई सदियों पहले ही कर देना चाहिए था। अगर हमने इस बार अपने दम पर कुछ करने की कोशिश की तो इस बार हमारा बाहर निकलना तय है, पर हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। क्विरिल तो इतने डरे हुए है कि वो हमारा साथ देने से रहे। स्नेप को क्या बस इतना कहना है कि उसे क्या पता कि हैलोवीन के दिन दैत्य अंदर कैसे घुसा, जहाँ तीसरी मंजिल के पास जाने का उसका सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी तुमको क्या लगता है लोग किस पर भरोसा करेंगे, स्नेप पर या हम पर? ये किसी से भी नहीं छुपा है कि हम स्नेप से नफरत करते हैं।
है। डम्बलडोर को लगेगा कि हमने ये कहानी बुनी है, और फिल्च तो उसकी तो जिंदगी भी दांव पर लगी हो फिर भी वो हमारा साथ नहीं देगा। ऊपर से ये भी तो सोचो कि हमें फ्लफी या फिर पारस पत्थर के बारे में नहीं पता होना चाहिए। जाइए सुनकर हरमाइनी तो समझ गई, लेकिन रॉन अभी भी वहीं पर था। अगर हम थोड़ी बहुत खोज करें तो बिल्कुल नहीं, हमने पहले ही बहुत खोजबीन कर ली है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हैरी और हरमाइनी के साथ साथ नेविल को एक चिट्ठी मिली, जिसके अंदर सेम ही बात लिखी हुई थी। आपका डिटेंशन रात 11 बजे शुरू होगा। एंट्रेंस हॉल में मिस्टर फिल से मिलिएगा, प्रोफेसर एम मैकगोनागल। पॉइंट्स गंवाने के बवाल में हैरी तो ये भूल ही गया था कि उनका डिटेंशन अभी करना बाकी है। हालांकि उसे लग रहा था कि हरमाइनी आधी रात को रिवीजन छूटने की शिकायत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद वो भी इस बात को मान चुकी थी कि जो सजा उन्हें मिलने वाली है वो उसके हकदार है। जहाँ रात के ठीक 11 बजे रॉन को अलविदा करते हुए नेविल के साथ दोनों एंट्रेंस हॉल में आए, जहाँ पर फिल्च उनके इंतजार में ही था, वो भी मैलफॉय के साथ। हाँ, हैरी भूल चुका था कि मैलफॉय को भी डिटेंशन मिला है। मेरे पीछे आओ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगली बार स्कूल के नियमों को तोड़ने से पहले तुम लाख बार सोचोगे। जब मुझसे पूछे तो हार्ड वर्क और दर्द ही असली टीचर होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब सजा देने के उस पुराने तौर तरीकों को यूज नहीं किया जाता, जहाँ बच्चों को तकरीबन एक हफ्ते भर तक चेन से उल्टा बांधकर रख दिया जाता था। ओह, चिल्लाते थे तो बड़ा मजा आता था। मैं आज भी उन चेन्स को अपने ऑफिस में तेल लगा कर रखता हूँ, क्या पता कब काम में आ जाए। खैर, हम चलते हैं। और हाँ, भागने की सोचना भी मत, अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम इससे भी बहुत बुरा होगा। जब सभी लोग अंधेरे जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे, हैरी सोच ही रहा था कि आखिरकार उन्हें ऐसी सजा क्या ही मिलेगी। क्या सचमुच कुछ भयानक सजा होने वाली है? अगर नहीं होती तो फिल्च इतना खुश तो नहीं होता। पास ही हैग्रिड की झोपड़ी से उन्हें रोशनी दिखाई दी, लेकिन तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दी। क्या ये तुम हो फिल्च? अगर हाँ तो जल्दी करो। हैरी का दिल मानो सदियों बाद नॉर्मल स्पीड से धड़का, क्योंकि अगर वो हैग्रिड के साथ जाने वाला है तब तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी फिल्च ने कहा, लगता है तुम्हें लग रहा है कि तुम उस बेवकूफ के साथ मजे करने वाले हो। वेल, दोबारा सोच लो छोकरे, क्योंकि तुम जंगल में जा रहे हो और मुझे नहीं लगता कि अपनी सही हालत में लौटोगे। जंगल? हम वहाँ नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि वहाँ पर आदम भेड़िए होते हैं। जब नेविल इस बात को सुनते ही और घबरा गया। ओह, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है लड़के। उन आदम भेड़ियों के बारे में तुम्हें नियमों को तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था, है ना? हैग्रिड अपने हाथों में एक बड़ा सा क्रॉसबो लिए फैंग के साथ अंधेरे में से आया। ओ तेरी, बहुत समय हो चुका है, हमें इंतजार करते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। तुम ठीक तो हो हैरी? और हरमाइनी तुम भी? हैग्रिड, भूलो मत, इन्हें सजा देने के लिए लाया है। इनसे इतना प्यार से पेश मत आओ। ओह अच्छा, तो तुम इन्हें भाषण दे रहे थे, इसलिए इतनी देर हो गई। हाँ, ये तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम इन्हें हमारे हवाले कर सकते हो। तो ठीक है, मैं सुबह वापस आऊंगा इनके शरीर के बचे हुए टुकड़े लेने के लिए, तो तय रहा। इतना कहकर ही फिल्च वहाँ से चलता बना। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें हॉगवर्ट्स में रहना है तो तुम्हें चलना ही होगा। अगर गलती की है तो उसकी कीमत भी चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन ये तो नौकरों का काम है। मैंने सोचा कि हमें कुछ लाइनें लिखनी होगी या ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरे डैड को ये पता चला कि मैं ये सब काम कर रहा हूँ तो फिर वो तुमसे कहेंगे कि हॉगवर्ट्स में ऐसा ही होता है। लाइनें लिखने से भला क्या होगा, तुम्हें ये करना ही होगा भाई, वरना हॉगवर्ट्स को छोड़ने की तैयारी कर दो। और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वापस जाकर अपना सामान पैक कर सकते हो भाई। खैर चलो चलते हैं। हालांकि मैलफॉय अपनी जगह से नहीं हिला, वो हैग्रिड की ओर गुस्से से देख रहा था, लेकिन फाइनली उसने अपनी पलकें झपका ली। तो फिर ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात हम जो करने वाले हैं वो खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई भी नुकसान हो। कुछ देर के लिए हमारे पीछे पीछे चलो चलते हैं। वो लोग हैग्रिड के साथ अब गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहाँ बड़े बड़े पेड़ों से गुजरते हुए ठंडी हवाएं उनके अंदर से डर की सनसनाहट मचा रही थी। ये देखो, ये जमीन पर पड़ी हुई चमकदार चांदी जैसी चीज देख रहे हो? ये यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में कोई तो है जिसने यूनिकॉर्न को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। एक ही हफ्ते में ये 2 बार हुआ है। पिछले ही हफ्ते हमें एक यूनिकॉर्न मरा मिला था। हमारा काम है उस घायल यूनिकॉर्न को ढूंढना। और क्या होगा अगर यूनिकॉर्न को घायल करने वाले ने हमें पहले ढूंढ लिया तो? अगर तुम हमारे या फिर फैंग के साथ हो तो फिर जंगल में रहने वाली कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब हम 2 हिस्सों में बटेंगे और खून की लाइनों का पीछा करेंगे। देखो, यहाँ पर हर तरफ खून ही फैला हुआ है। कम से कम पिछली रात से ये यूनिकॉर्न इधर उधर घूम रहा होगा। मैं फैंग के साथ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं ये बता दूं कि ये कुत्ता डरपोक है। खैर
तो ठीक है, हम हैरी और हरमाइनी एक तरफ जाएंगे और ड्रेको नेविल के साथ साथ फैंग को लेकर दूसरी तरफ जाएगा। और हाँ, अगर किसी को भी यूनिकॉर्न मिल जाए तो वो अपनी छड़ी से हरी रोशनी की चिंगारियां निकालेगा। ठीक है, चलो अपनी छड़ियों से चिंगारी निकालने की प्रैक्टिस करो। और हाँ, अगर कोई मुसीबत में गिर जाए तो अपनी छड़ी से लाल चिंगारी निकालना, जिसके चलते हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। समझ गए? गुड, तो चलो चलते हैं। जंगल काफी शांत और काला था। जहाँ चलते चलते वो एक ऐसे मोड़ पर निकल आए जहाँ से दो रास्ते निकल रहे थे। हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड लेफ्ट के रास्ते निकल गए। वही ड्रेको नेविल के साथ साथ फैंग को लेकर राइट की ओर मुड़ गया। वो लोग अब बस शांति में आगे बढ़ते गए। हालांकि सन्नाटा इतना था कि चांद की रोशनी से टूटी हुई पेड़ की पत्ती के ऊपर उन्हें चांदी के खून की रोशनी मिल जाती थी। जहाँ हैरी ने देखा तो हैग्रिड उसे काफी परेशान नजर आ रहा था। हैग्रिड, क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है? नहीं, आदम भेड़िए उतने तेज नहीं होते। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं है, वो काफी शक्तिशाली प्राणी होते हैं हैरी। हमने इससे पहले कभी भी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने के बारे में नहीं सुना था। जहाँ जंगल में और बढ़ते हुए हैरी को अब कहीं दूर से झील के बहने की आवाज आने लगी थी। हालांकि यूनिकॉर्न का खून अभी भी चारों ओर फैला हुआ था। तुम भाई ठीक तो हो हरमाइनी? देखो, चिंता मत करो, अगर वो इतना ही घायल है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जल्दी जल्दी उस पेड़ के नीचे छुप जाओ, जल्दी। जहाँ उसने तुरंत ही हैरी और हरमाइनी को एक बलूत के पेड़ के पीछे छुपा लिया और अपने क्रॉस बो में एक नया तीर लगाकर निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। वो तीनों बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। जहाँ कुछ ही दूरी पर किसी के फिसलने की आवाज आ रही थी। जहाँ हैरी ने जितना हो सके उतना ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर कुछ ही समय के बाद वो आवाज मानो गायब हो गई। हम जानते थे कि यहाँ पर कोई तो है जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई आदम भेड़िया? नहीं, ना तो कोई आदम भेड़िया और ना ही कोई यूनिकॉर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, जरा संभाल के। वो लोग हो सके उतना शांति से और आगे बढ़ने लगे। यकीनन कुछ ही देर में उनके सामने से कुछ गुजरा। कौन है? सामने आओ, हमारे पास हथियार है। जहाँ कुछ ही पलों में अंधेरे में से कोई सामने आया। क्या ये कोई आदमी था या कोई घोड़ा? जहाँ अपने कमर तक ये आदमी था, जिसके बाल लाल और दाढ़ी घनी थी, लेकिन उसका निचला हिस्सा किसी एक घोड़े की तरह चमकदार था। जहाँ वो लाल होने के साथ साथ उसकी एक लंबी पूंछ भी थी। जहाँ इसे देखते ही हैरी और हरमाइनी पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गए थे। ओह अच्छा, तो तुम हो रोनियन, कैसे हो तुम? गुड इवनिंग हैग्रिड, क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे? ये उसने हैग्रिड से हाथ मिलाते हुए कहा। क्या करे, सावधान रहना पड़ता है रोनन, जंगल में कोई बुरी चीज घूम रही है। अरे हाँ, ये है हैरी पॉटर और हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के स्टूडेंट्स, और ये है रोनन, एक सेंटोर। हमने देख लिया था। गुड इवनिंग, तो तुम स्टूडेंट्स हो, तुम स्कूल में तो बहुत कुछ सीखते होंगे, है ना? थोड़ा बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उस सेंटोर ने अपना सर पीछे लेते हुए आसमान की ओर देखना शुरू किया। मंगल ग्रह आज बहुत ही चमक रहा है। हाँ, बात तो सही है। सुनो, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा रोनन, क्योंकि एक यूनिकॉर्न घायल हो चुका है। क्या तुमने कुछ देखा? हालांकि रोनन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस ऊपर की ओर देखते हुए आसमान को घूर रहा था और कुछ समय के बाद वो बोल पड़ा, हमेशा निर्दोष लोग ही पहले शिकार होते हैं, ऐसा सदियों से चलते आ रहा है। हाँ, बात तो सही है, पर क्या तुमने कुछ देखा रोनन? कुछ असामान्य चीज? मंगल ग्रह आज रात कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, असामान्य तरीके से चमक रहा है। हाँ, लेकिन हम जमीन की बात कर रहे हैं। क्या तुमने यहाँ पर भी कुछ असामान्य चीज देखी? एक बार फिर से रोनन ने जवाब देने में देर लगाई। फिर कुछ पलों के बाद वो बोल पड़ा, जंगल में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। उसके पीछे से कुछ हलचल हुई, जिसके चलते हैग्रिड ने वापस अपने क्रॉसबो से निशाना लगाया, लेकिन वहाँ पर भी एक और सेंटोर आ चुका था, जिसका भी शरीर ठीक रोनन की तरह था। हालांकि वो पूरा काला और दिखने में रोनन से भी ज्यादा जंगली था। ओ हेलो बेन, सब ठीक तो है? गुड इवनिंग हैग्रिड, होपफुली तुम भी ठीक ही हो। हम तो भाई ठीक ही है। हम अभी रोनन से पूछ रहे थे कि क्या उसने यहाँ पर कुछ अजीब चीज देखी। बात ऐसी है कि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बेन भी ठीक रोनन के पास खड़ा होते हुए ठीक उसी की तरह आसमान की ओर देखते हुए बोल पड़ा, मंगल ग्रह आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ भाई, हमने सुन लिया। अच्छा, हम चलते हैं, अगर तुम कुछ देख लो तो बता देना। हैरी और हरमाइनी हैग्रिड के साथ उनके पास से निकल गए। हैग्रिड के पीछे पीछे चलते हुए हैरी अपने कंधों के पीछे से रोनन और बेन की ओर देख रहा था, जब तक वो पेड़ों के पीछे से दिखना बंद नहीं हुए। कभी किसी सेंटोर से सीधा जवाब मिलने की उम्मीद करना ही मत। कमबख्त चांद के नीचे की कोई भी चीज में उन्हें दिलचस्पी है ही नहीं। क्या यहाँ पर बहुत सारे सेंटोर्स है? हाँ, थोड़े बहुत है। वो अपने काम से काम ही रखते हैं, लेकिन अगर हमें उनसे कुछ बात करनी हो तो वो इतने तो अच्छे होते हैं कि वो आ जाते हैं। सेंटोर्स काफी गहरे तौर पर होशियार होते हैं, उन्हें बहुत सी बातें पता होती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बताते नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हमने पहले जिसकी आवाज सुनी थी, क्या वो भी एक सेंटोर था? क्या तुम्हें उसकी आवाज किसी घोड़े के पैरों की तरह आ रही थी? नहीं ना, क्योंकि वो वही था जो यूनिकॉर्न्स को मार रहा है। ऐसी आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो लोग जंगल के काले साए की ओर बढ़ते रहे और गहरे पेड़ों के बीच से और भी अंदर बढ़ते रहे। हैरी बार बार अपने कंधों के पीछे से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर कोई नजर रखे हुए है। हालांकि वो बहुत खुश था, क्योंकि उनके साथ हैग्रिड और उसका क्रॉसबो तो है। जहाँ कुछ ही पलों के बाद हरमाइनी ने हैग्रिड के हाथों को जोर से खींच लिया।
हैग्रिड हैग्रिड देखो वहाँ पर लाल चिंगारी, वो लोग मुश्किल में हैं। तुम दोनों यहीं पर रुको, हम वापस आएंगे। वो दोनों वहीं पर घबराहट में एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े रहे, जहाँ पर हैग्रिड पत्तियों को चीरते हुए पेड़ों के बीच में से वहाँ से चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग घायल हो गए हैं? मैलफॉय को कुछ हो जाए तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन नेविल को कुछ नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर हमारी गलती की वजह से है। मिनट्स गुजर रहे थे। हैरी हर एक आहट को, हर एक हवा की सनसनाहट को महसूस कर पा रहा था। क्या हो रहा था? वो लोग कहाँ है? आखिरकार हैग्रिड नेविल, फैंग और मैलफॉय के साथ लौट आया, जो कि हैग्रिड गुस्से के कारण आग बबूला हो रहा था। दरअसल हुआ ये था कि मैलफॉय ने मजाक करते हुए नेविल को पीछे से पकड़ लिया, जिसके चलते नेविल घबरा गया और उसने अपनी छड़ी से लाल चिंगारियां निकाल दी। हम लोगों की किस्मत अच्छी होगी अगर हम लोग तुम लोगों की उछल कूद के बाद भी कुछ पकड़ ले तो। जाने दो, चलो अब हम ग्रुप्स को बदल देते हैं। नेविल, तुम, हरमाइनी हमारे साथ चलो, और हैरी तुम इस बेवकूफ के साथ जाओ, हमें अफसोस है। जहाँ इसी के साथ हैरी ना चाहते हुए भी मैलफॉय और फैंग के साथ गहरे जंगल में चल दिया। वो लगभग आधे घंटे तक जंगल में घुसते चले गए। लगभग रास्ता मानो अब दिखना बंद हो गया था, क्योंकि पेड़ अब और भी ज्यादा गहरे हो चुके थे। जहाँ हैरी ने देखा तो अब खून के छींटे भी और भी ज्यादा मोटे हो चुके थे। जहाँ क्या पता वो बेचारा जानवर यही कहीं पर दर्द के मारे झपट रहा हो। वही उसे बलूत के पेड़ के पास एक बहुत ही अजीब सी टहनी दिखाई दी। देखो, जहाँ उस टहनी के पास पड़ी हुई कुछ एक अजीब सी चीज और भी चमकने लगी। वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि ये यूनिकॉर्न था, लेकिन मरा हुआ। हैरी ने इससे पहले इतना सुंदर, हालांकि दर्दनाक नजारा कभी नहीं देखा था। हैरी ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पत्तियों की तेज सरसराहट के चलते वो वहीं पर फ्रीज हो गया। जहाँ पेड़ों के बीच में से साए को हटाते हुए चोगे में लिपटा हुआ एक अजीब किस्म के आकार का जीव जमीन पर रेंगते हुए आया, और उसकी हलचल ऐसी थी मानो वो शिकार करने आया है। हैरी, मैलफॉय और फैंग मानो अब बस किसी मूर्ति की तरह जम चुके थे। वो जीव और भी आगे बढ़ा और उसने अपने दांतों के तले यूनिकॉर्न को दबोच लिया और उसका खून पीने लगा। मैलफॉय ने चिल्लाते हुए वहां से दौड़ लगा दी, जहाँ फैंग भी ठीक उसके पीछे भाग लिया। उस चोगे में लिपटे हुए जीव ने अपना सर उठाया और हैरी की ओर देखा, जहाँ यूनिकॉर्न का खून अभी भी उसके मुंह से टपक रहा था। वो जीव अपने पैरों पे खड़ा हुआ और तेजी से हैरी की ओर बढ़ने लगा, जहाँ अब हैरी डर के मारे अब हिल भी नहीं पा रहा था। वह उसके सर में मानो अब इतना तेज दर्द होने लगा था, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके माथे पर बने हुए निशान में आग लगा दी है। जहाँ आंखों के सामने हुए छाए हुए अंधेरे के साथ साथ वो अपने पैरों को पीछे डाल ही रहा था कि घोड़ों के पैरों के साथ किसी ने उसके ऊपर से छलांग लगाई और उस अजीब से दिखने वाले जीव पर हमला कर दिया। लेकिन वहीं पर हैरी के सर में मानो अब इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे वापस होश में आने के लिए कुछ मिनटों का समय लगा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा तो वो जीव वहां से जा चुका था। एक सेंटोर ठीक उसके सामने खड़ा था। वो रोनन या बेन नहीं था, वो उनके मुकाबले काफी जवान लग रहा था। वे उसकी सफेद भूरे बालों के साथ साथ उसका शरीर पीला सुनहरा सा था। तुम ठीक तो हो? हाँ थैंक्स। वो क्या था? हालांकि सेंटोर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें काफी नीली थी। उसने हैरी को थोड़ा और नजदीक से देखा, जहाँ उसकी नजर हैरी के माथे पर बने हुए निशान पर गिरी, जो मानो लाल रंग से उजला हुआ था। तुम हैरी पॉटर हो। बेहतर होगा कि तुम हैग्रिड के पास वापस लौट जाओ। जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। क्या तुम सवारी कर सकते हो? वैसे मेरा नाम फ्रेरेंस है। वो हैरी के सामने झुका ताकि हैरी उस पर सवार हो पाए, लेकिन तभी टहनियों और पत्तियों को चीरते हुए वहाँ पर रोनन और बेन आ गए। फ्रेरेंस, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी पीठ पर एक इंसान बैठा हुआ है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम एक साधारण खच्चर हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये हैरी पॉटर है। ये जितना जल्दी जंगल से निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। तुमने इसे क्या क्या बताया है फ्रेरेंस? याद रखना, हमने कसम खाई है कि हम ईश्वर के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या हमने ग्रहों के हलचल के दौरान नहीं पढ़ा कि आगे क्या होने वाला है? मुझे लगता है फ्रेरेंस ने जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। सही काम और गलत कामों से हमारा क्या लेना देना? सेंटोर्स को बस इस बात से लेना देना है कि भविष्यवाणी क्या कहती है। ये हमारा काम नहीं है कि हम जंगलों के पीछे भटकने वाले इंसानों के पीछे गधों की तरह भागते रहे। हालांकि फ्रेरेंस अब गुस्से में अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, जिसके चलते हैरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या तुमने उस यूनिकॉर्न को नहीं देखा? क्या तुम नहीं जान रहे हो कि उसे क्यों मारा गया? क्या तुम्हें ग्रहों ने वैसा नहीं बताया कि उसे कैसे मारा गया है? मैं खुद को जंगल में छुपी हुई उन सारी चीजों से अलग करता हूँ बेन। हाँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे इंसानों का साथ देना पड़े। इतना कहकर ही फ्रेरेंस ने दौड़ लगा दी। हैरी ने उसे हो सके उतना अच्छे से पकड़ लिया था। बेन इतना गुस्से में क्यों था? और वैसे वो चीज क्या थी जिससे आपने मुझे बचाया है? फ्रेरेंस ने फाइनली अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा किया और अब वो मानो बस चले जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसने हैरी के सवालों का जवाब बिल्कुल
बिल्कुल नहीं दिया। जहाँ पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए वो इतनी खामोशी से आगे बढ़ते रहे कि हैरी को लगा कि शायद फ्रेरेंस अब उससे बात नहीं करना चाहता। जहाँ थोड़ी दूर और जाने के बाद फ्रेरेंस अचानक रुक गया और बोल पड़ा, हैरी पॉटर, क्या तुम जानते हो कि यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हम जादुई कार्डों की कक्षा में इसके सींग और पूंछ का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, इसीलिए यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है। वही इंसान ऐसा कर सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ होता है। यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा, फिर चाहे आप मौत से 1 इंच दूरी पर ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत है, क्योंकि यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदगी तो देता है, लेकिन वो जिंदगी आपकी अधूरी होगी और श्रापित होगी, ठीक उसी पल से जिस पल से उसका खून आपके ओठों पर लग जाएगा। लेकिन इतना उतावला कौन हो सकता है? अगर आपको ऐसी जिंदगी मिलने वाली है तब तो इससे अच्छा मौत ही होगी, है ना? सच है, जब तक कि आपको तब तक ही जिंदा रहना हो जिसके बाद आप और कुछ पीने वाले हो, कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी शक्ति और ताकत देगी, कोई ऐसी चीज जिसे पीने के बाद आप कभी भी मर ना पाओ। मिस्टर पॉटर, क्या तुम जान रहे हो कि फिलहाल स्कूल में क्या राज छुपा हुआ है? पारस पत्थर, जाहिर है आयु बढ़ाने वाला अमृत, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते जिसने शक्तिशाली बनने के लिए कई साल इंतजार किया है, जो बस अभी मौत से चिपका हुआ है और अपने मौके के इंतजार में है? ऐसा लग रहा था कि मानो हैरी का दिल किसी ने लोहे की नसों से जकड़ लिया है। जहाँ पेड़ों की सनसनाहट के साथ उसे ठीक वही बात याद आ गई जो हैग्रिड ने उसे उस वक्त बताई थी जब वो पहली बार मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया है, पर हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी भी इंसानियत थी कि वो मर पाए। क्या आपका मतलब है वोल्ड? हैरी, हैरी, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी उनकी ओर भागते हुए आ रही थी। वही हैग्रिड ठीक उसके पीछे हाफता हुआ आ रहा था। मैं ठीक हूँ। यूनिकॉर्न मर चुका है हैग्रिड, वो देखो वहाँ नीचे है। मैं अब तुम्हें यही से अलविदा कहता हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। गुड लक हैरी पॉटर। ग्रहों को पहले भी गलत पढ़ा गया है, जहाँ ऐसा करने में सेंटोस से भी गलतियाँ हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ऐसा ही हुआ हो। इसी के साथ फ्रेरेंस ने अलविदा कहते हुए वो वहाँ से भागते हुए जंगल की गहराइयों में समा गया। रॉन उनका इंतजार करते करते ही कॉमन रूम में ही सो गया था। जहाँ उसे जगाने के बाद जब हैरी ने हरमाइनी और रॉन को ये बताना शुरू किया कि अंधेरे जंगल में दरअसल हुआ क्या था, तब कहीं पर जाकर रॉन की आंखें ढंग से खुली। हैरी से बैठा नहीं जा रहा था, वो थरथराते हुए बस आग के सामने से इधर से उधर घूमे जा रहा था। स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पत्थर चाहता है, जहाँ वोल्डेमॉर्ट जंगल में उसका इंतजार कर रहा है और इतने समय से हम ये सोच रहे थे कि स्नेप बस अमीर होने के लिए उस पत्थर को पाना चाह रहा है। उसका नाम मत लो। हालांकि हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। फ्रेरेंस ने मुझे बचाया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेन काफी गुस्से में था। वो कह रहा था कि ग्रहों ने जो उन्हें बताया है वो होने देना चाहिए। शायद ग्रहों के तारों ने उन्हें ये बता दिया है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आने वाला है। बेन के मुताबिक जब वोल्डेमॉर्ट मुझे मार रहा था तब फ्रेरेंस को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। शायद वोल्डेमॉर्ट का मुझे मारना सितारों में लिखा हुआ है। उसका नाम लेना बंद करो। तो अब मुझे बस इंतजार करना है, हाँ, ताकि स्नेप उस पत्थर को चुरा ले। हैरी अब बस बोलते जा रहा था। वो रॉन की बातों को नहीं सुन रहा था। क्यों नहीं? पत्थर के चुरा लेने के बाद वोल्डेमॉर्ट वापस आके मुझे मार देगा और तब कहीं पर जाकर बेन को खुशी मिलेगी। हैरी, तुम जानते हो वो जिसका नाम नहीं लेते वो बस एक ही आदमी से डरता है, डंबलडोर से। अगर तुम्हारे आसपास वो है तो तुम जानते हो कि वो जिसका नाम नहीं लेते वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। वैसे भी किसने कहा कि सेंटोस हमेशा सही होते हैं? ये तो मुझे बस किसी की गई भविष्यवाणी की तरह लगता है। रात खत्म होकर अब सुबह निकलने लगी थी, लेकिन अभी भी उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो थके आ रहे अपने बिस्तर पर पहुंचे, जहाँ मानो बातें कर करके उनके गले अब पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। जब हैरी ने अपनी चद्दर को बेड से उठाया तब उसने पाया कि उसके बेड के ऊपर उसका अदृश्य चोगा एक चिट्ठी के साथ रखा हुआ था, जहाँ उस चिट्ठी पर लिखा हुआ था, जस्ट इन केस। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप आखिर तक पहुंच चुके हो देन आई होप आपको वीडियोस एंटरटेनिंग लग रही है। बस जाने से पहले एक बार बस उस लाइक बटन को दबा दो यार, इट विल हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो क्या कर रहा है यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ही देना ताकि अगली वीडियोस आप मिस ना करो। वे अगर हमेशा की तरह कुछ सजेशन देने हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैं हर एक कॉमेंट का जवाब दूंगा 101%। बाकी कम ऑन यार, अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच इसे फैला दो यार, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। एंड या दैट्स द वीडियो गाइस। बस खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू सून। Nox.